पढ़ेंगे सेल चैप्टर का, बायोलॉजी चैप्टर का 4th पार्ट। वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 4th पार्ट। और इस पार्ट, ये पार्ट भी इजी है और ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चलेगा। ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। और सॉरी फॉर कल और परसों की वीडियो नहीं आ पाई, तो वो जो कल और परसों की वीडियो नहीं आई है वो मैं कवर करवा दूंगा। थोड़ा सा इशू था, उस कारण से नहीं आया। पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज ए सिंगल लेयर एंड सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम इसके ऊपर सब कुछ पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेल यू हैव ऑलरेडी सीन स्मॉल 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 साइज, स्मॉल 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 दिस स्मॉल, तो ये जाकर के बड़ा होकर के एक टाइप से सेल बनते हैं। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है, तो उसको फिर हम एज ए बॉय बोलते हैं या नहीं। तो वैसा ही है कि ये एक सिंगल लेयर है और 7 mm थिक है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इस ये बना रहता है प्रोटीन और फैट्स को ऐसे हम लिपिड्स बोलते हैं। वो वाला फैट नहीं है यहाँ पे, फैट इज ए डिफरेंट इन दिस टॉपिक, दैट दिस इज द फैट ऑफ लिपिड्स, दिस फैट इज लिपिड्स। द फंक्शन ऑफ दिस फैट इज plasma membrane permits entry and exit of some material in the cell, therefore the plasma membrane is called a selective permeable membrane. So many school asking so many questions, that one question is important, what is selective permeable membrane, can you define? So you can write this point also, that plasma membrane permits entry and exit of some material in the cells, therefore the plasma membrane is called a selective permeable membrane। मतलब देखो, आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ कि ये बोल क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, परमिट करता है, ये मतलब अलाउ करता है, ऐसे अलाउ करता है एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए कुछ मटेरियल्स को अपने सेल्स में। देयरफॉर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ऐसे हम सेल मेम्ब्रेन इसलिए हम ऐसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखो, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलने का कारण अगर आपसे पूछ लेगा तो आप इतना भी लिख कर आ जाओगे तो आपको टीचर समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे को कुछ आता है, कुछ लिख सकता है, उसने चैप्टर ढंग से पढ़ा है। और अगर आपको ये मतलब आप ऐसा हो कि आप फिर डायरेक्ट 4th पार्ट पे आ रहे हो, 4th पार्ट पे डायरेक्ट मत आओ, पहले आप 1st, 2nd, 3rd पार्ट आप मेरी वीडियो देखो, 4th पार्ट में फिर आना। कुछ बेसिक्स भी है, ठीक है। अब देखो, परमेबल मेम्ब्रेन में हम हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जाते हैं। मतलब कोई चीज हायर में है ना, तो ऐसे हम लोअर में जाएंगे, ठीक है। कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो ये कभी डिक्रीज में भी तो जाती है क्या, डिक्रीज में नहीं जाती, या हमेशा इंक्रीज ही रहती है? तुम ही बताओ, चलो कमेंट में बताना कि क्या ये इंक्रीज ही रहती है बस, या कभी डिक्रीज भी होती है। तो वैसे ही हायर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से लोअर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी जाता है एज ए परमेबल मेम्ब्रेन जो काम करता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है होम्योस्टोसिस, ठीक है। ये एक कांस्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट है एक टाइप का, और ये नेचुरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं बॉडी का, जब ये फंक्शन करता है स्मूथली। अगर बोलेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट में नेचुरली फंक्शन कर रहा है स्मूथली, तो ऐसे हम होम्योस्टोसिस के कारण कर रहा है। किसके कारण कर रहा है, होम्योस्टोसिस। अगर आप लेते हो क्लास 11th में स्ट्रीम लेते हो बायोलॉजी, तो आपको ये पक्का पूछेगा होम्योस्टोसिस, आपने जब पढ़ा है ग्रेड 9th में, तो आपको ग्रेड 11th में पूछेगा पक्का कि हाँ बताओ होम्योस्टोसिस क्या होता है। तो आप अगर 2 पॉइंट भी बता दोगे तो एज ए एग्जामिनर आपको समझेगा चलो आता तो है कुछ, होम्योस्टोसिस के बारे में पता तो है। पहला पॉइंट क्या था, एक कांस्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट है, कांस्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट है, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, जब वो फंक्शन करता है स्मूथली। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा स्मूथली, ठीक है। आपकी बॉडी होगी, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी बॉडी में डिसीज वगैरह होगा, डिजीज के कारण आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से।
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए जो मतलब नेचर से अच्छी तरह से मिले, ठीक है, सब्सटेंस अच्छे से मिले। तो ये था आपका होमियोस्टेसिस। फिर आता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है और ये बायोलॉजी में है या डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन डिफरेंट है केमिस्ट्री वाले से, तो याद रखना कि कभी आप इंटरमिक्स मत कर देना कि केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन और प्लस बायोलॉजी वाला डिफ्यूजन दोनों मिला दो तो आपको लगेगा दोनों सेम है डिफ्यूजन, बट नो, देयर इज नो but there is some difference between this diffusion and this chemistry diffusion. Diffusion, some substance such as CO2, O2, water, H2O जिसको बोलते हैं H2O, मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा, H2O etc. can move across the plasma membrane through a process called diffusion. ये पक्का पूछेगा कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है हो गया, ऑक्सीजन जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, और जो वाटर, तो ये सारे मूव करते हैं ना अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में थ्रू ए प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ये पक्का पूछेगा किस प्रोसेस के थ्रू हम CO2 O2 वाटर को हम वाटर वगैरह मूव कैसे करता है, किस प्रोसेस के कारण, और क्या होता है प्रोसेस, उसका नाम बताओ उस प्रोसेस का। तो ऐसे हम पूरा ये पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, तो आपको एज एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, 2 या 3 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस, इसका जो लिंक है, डिफरेंस का टेबल है, वो मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, स्पेस के कारण। तो जो ये है ना डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस वाला, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसका लिंक, इस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप पढ़ लेना। अगर कहीं भी डाउट मिले तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना कि कहाँ पे डाउट है, वहाँ पे मैं आपको ऐसे पर्सनली मैसेज कर दूंगा, ठीक है। इंडोसाइटोसिस न्यू टॉपिक आया है ग्रेड 9th में, ठीक है। इंडोसाइटोसिस एक इंजेक्शन है ऑफ द मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब 3 सिमिलर प्रोसेस। जो समझते हैं क्या इंडोसाइटोसिस जो है वो इंजेक्शन है मटेरियल्स का बाय द सेल्स के द्वारा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये कलेक्टिव टर्म है जो डिस्क्राइब करता है 3 सिमिलर प्रोसेस को, जो फैगोसाइटोसिस हो गया जिसमें सेल ईटिंग, जो सेल है वो खाता है, फोटोसाइटोसिस सेल पीता है, और रिसेप्टर मेडिएटेड, इसका मतलब होता है इंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये था आपका इंडोसाइटोसिस में। अगर पूछेगा तो आप ऐसे 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो आपको ऐसे एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। लेकिन एक बात और रखना है जो मैंने आपको ग्रेड 8 में ही बता दिया था, आपको ग्रेड 8 में एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि कोई भी आंसर्स होगा ना, कोई भी आंसर होता है वो पॉइंटर्स में जरूर लिखना। अगर पॉइंटर में नहीं लिखते हो और पैराग्राफ में आप अगर दे देते हो, मैंने देखा है कई सारे बच्चे थे जिन्होंने फाइनल में आंसर पैराग्राफ में लिख दिया था, जिसके कारण एग्जामिनर ने हैजे, अगर वो 3 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स उसने दे दिया था एग्जामिनर ने। आधा नंबर इसलिए काटा था क्योंकि बच्चे ने हैजे पैराग्राफ में लिखा था। ऐसे पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करो क्योंकि आपका ये 9th क्लास बेस है और 10th क्लास में आपका बोर्ड होगा, और बोर्ड में ये सब देखा नहीं जाता। बोर्ड में अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल गया, बोर्ड में देखो, मैं अभी से बता देता हूँ बोर्ड का क्या रूल है। इसका नोट्स मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बोर्ड्स में कोई भी लिखते हो आंसर, ठीक है। जैसे ब्लड लिखा आपने, इसका लिखा आपने ब्लड इज ए फ्लूइड सब्सटेंस, और इसी के आगे आप ऐसे कंटिन्यू लिख रहे हो कि ब्लड 2 टाइप के होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो जो एग्जामिनर है बोर्ड एग्जाम का, वो आपका हैज ए हाफ मार्क्स देगा 1 मार्क्स के जगह पर। 1 मार्क्स देगा भी नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं देगा आपको 1 मार्क्स क्योंकि उस एग्जामिनर को पता है कि भाई जब
हमने इतना बेसिक पढ़ा दिया है ग्रेड 9th में और ग्रेड 10th में, 9th 8th और 10th में, कि बच्चों को एज ए पॉइंटर्स में आंसर लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बट बच्चों को कैपेसिटी नहीं है, तो एज ए वो आपको मतलब सिखाने के तौर पे, मतलब आपके नंबर काटने के तौर पे नहीं, आपको सिखाने के तौर पे आपका आधा मार्क्स काट रहे हैं, ठीक है। तो ये बताता है बोर्ड एग्जामिनर, ये सारी गलती मत करना बोर्ड में। तो ये आपका तो ये अभी बेस है, 9th तो अभी आपका थोड़ा बेस है। अभी आपको 10th में तो अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, मैं तो अभी आपको 9th में ही बता दे रहा हूँ। वैसे आप 10th में अगर अभी से पता रहेगा किसी बच्चे को, तो फिर वो किसी और बच्चों को भी बता सकता है पहले ही। तो ये था आपका पूरा 4th पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसके बाद और 5th पार्ट आपका कल अपलोड होगा। और सॉरी जो मैंने 3 दिन क्लास नहीं ली, क्योंकि थोड़ा सा इशू था, उस कारण से नहीं हो पाई क्लास। तो ये हमारा 4th पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। 5th पार्ट में दोबारा हम 5th पार्ट, अभी बहुत सारे पार्ट्स मैंने बचे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो 5th पार्ट नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आज के लिए थैंक यू।